घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित विच जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम में निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। सागर मर्डर केस का मामला, दिल्ली पुलिस को रेसलर सुशील कुमार की है तलाश, पुलिस ताबड़तोड़ कर रही छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी जानकारी, कहा दिल्ली के पास है अतिरिक्त ऑक्सीजन, अन्य राज्यों में भी बढ़ी है ऑक्सीजन की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, जवानों ने अल बद्र के 3 आतंकी किए ढेर, एक आतंकी ने किया सरेंडर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 मई को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और समय गंवाने बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।
मंत्रालय ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार ऐसा करने में विफल होती है तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव बाद हुई हिंसा में मंगलवार तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी का कहना है कि यह जानलेवा मारपीट पहलवान सुशील कुमार, अजय, सोनू, सागर, प्रिंस और अमित के अलावा कई पहलवान के बीच में हुई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने चश्मदीदों के बयान और जांच के बाद एफआईआर में पहलवान सुशील कुमार का नाम लिखा है, इसलिए छापेमारी जारी है। सुशील कुमार और बाकी आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि सुशील कुमार को मिलने के बाद इस जांच में खुलासा हो सकेगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि सागर नाम का पहलवान अपने दोस्तों के साथ छात्रोत्साल स्टेडियम के पास मॉडल टाउन में एक मकान में रहता था। तो सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 35 से 44 पैसे तो डीजल की कीमत में 45 से 51 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.55 रुपए जबकि डीजल का दाम 80.91 रुपए प्रति लीटर था। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.95 रुपए और डीजल की कीमत 87.98 रुपए प्रति लीटर थी। बढ़ा दिया तो हमारे कैब चलाने वाले को बहुत दिक्कत हो रहा। हाँ, इसके वजह पैंडेमिक सिचुएशन में पब्लिक ऑक्सीजन सप्लाई करना, मगर ये डीजल का रेट बढ़ा तो एक डीजल रेट बढ़ गया तो हर एक सामान के ऊपर रेट बढ़ जाता। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना में भी केसीआर कुछ भी सोच रहा नहीं पब्लिक के वास्ते। हाँ, कैसा करते ऐसा? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी सिचुएशन समझ लेके थोड़ा सोच समझ के ये टाइम में डीजल का रेट कम करना, मगर बढ़ाए तो क्या फ़ायदा है? तेलंगाना में लॉकडाउन लगाना पड़ता है, अभी कंपलसरी लॉकडाउन चलना है, मगर केसीआर नहीं सुन रहा है। हर एक रेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहे। हमारा कैब ड्राइवर कितना भी गाड़ी चलाता है ना, आज के दिन कैब ड्राइवरों को बहुत कर रहा, कुछ नहीं, कारोबार नहीं चल रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही चाहिए, कोरोना के टाइम पे इतना ना रेटा बढ़ा दिए तो हम गरीबा कैसा जीना। बस सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि हर चीज़ पे थोड़ा रेट कम करो कोरोना के टाइम पे। बस। मेरा नाम इरफान है। कोरोना वायरस के लिए कितना महंगाई बढ़ गई हर चीज़ पे, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता कहीं पे, बहुत दिक्कत आई पड़ी है। ड्राइवर है? मैं ड्राइवर हूँ। मेरा नाम इरफान है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अब डीजल का रेट बढ़ गया अभी? डीजल का रेट बहुत महंगा हो गया। आपका क्या है? डीजल सस्ता होना चाहिए। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होनी शुरू हो चुकी है। गुरुवार यानी 6 मई 2021 को पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 35 से 44 पैसे और डीजल के दामों में 45 से 51 पैसे की बढ़ोतरी की है। पिछले 2 महीनों से चुनावों के चलते रिटेल फ्यूल के दामों में शांति चल रही थी, लेकिन अब जब चुनावी नतीजे आ गए हैं तो तेल के दाम भी फिर से बढ़ने लगे हैं। बढ़ती महंगाई पर ताजनगरी आगरा के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। से पहले जो कुछ भी था सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन चुनाव जैसे चुनाव के बाद जो कुछ भी 2 तारीख के बाद जो हुआ है, कीमतें दर पे दर बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल की महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग क्या करें? बढ़ती में जो कीमतें बढ़ रही, चुनाव के टाइम में तो कम कर दी, यानी सरकार को लग रहा है कि हमारी सीटें आ जाएंगी, इसलिए उसने कीमतों में मतलब डाउन कर दी है। फिर उसके बाद जैसे चुनाव की नतीजा उसके बाद बढ़ा दी गई हैं। इस टाइम जो बता रहे थे, उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जब पेट्रोल जब बढ़ रही थी, इन्होंने उस टाइम बहुत हल्ला किया था। और अब दोबारा इनकी बढ़ गई तो कोई दिक्कत, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। नाम बता दीजिए। अरविंद नाम है मेरा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बंगाल चुनाव में पूरी भाजपा पार्टी ने वहाँ पर सहयोग वो किया। जब तक कुछ नहीं था, जैसे ही वहाँ पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो जनता के ऊपर वो पेट्रोल डीजल के किसी ना किसी बहाने से मार रहे हैं। वो आम आदमी तो इससे बहुत परेशान है। जो रोज का कमाने वाला है वो क्या करे? कीमतें तो दिन प्रतिदिन पर डे बढ़ रही। तो पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर यूपी के अलीगढ़ के लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला है। उनका कहना है कि जनता आखिर कहां जाए, रोजगार नहीं है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है, सरकार जनता पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम है वसीम। ये बताइए, जिस तरीके से रोज रेट बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल को, क्या कहेंगे?
ये बहुत ख़राब हो रहा है। एक तो काम धंधे नहीं है इंसान के, ये पेट्रोल के लिए हैं, डीजल के लिए, कहाँ से पैसा लाएगा। यहाँ पे ऑयल, ये खाने पीने का ऑयल है, सरसों वरसों का तेल है, इस पर भी बहुत रेट बढ़ा दिए। गरीब आदमी मरा जा रहा है, क्या करा जाए बताइए। काम धंधे है नहीं, क्या कहेंगे सरकार क्या कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, कुछ पता नहीं। इन लोगों को सोचना चाहिए, जनता के लिए सोचना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इसमें तो जनता पिस रही है ना, गरीब आदमी पिस रहा है, मर रहा है, गरीबी में खाना खा नहीं पा रहा। इतनी महंगाई कर रखी है, महंगाई हो रही है, महंगाई को कौन रोक सकता है। आप डेली पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ रहा है, उसको लेके क्या करें। ये कहने की बात यह है भाई साहब, काम धंधे है नहीं है, पैसे पे पैसा बढ़ते जा रहा है, आमदनी है नहीं है, पब्लिक की कहाँ जाए, पब्लिक किससे कहेगी, आप लोगों से ही कहेगी, कहाँ जाएगी। अत्याचार मच रहा है भाई साहब, ये लूटामारी हो रही है सरकार की तरफ से। तो कहना चाहोगे सरकार क्या कहना भाई साहब, अत्याचार है, अब क्या कहोगे इससे ज़्यादा, आप बताइए। दिक्कत तो है ही है भाई साहब, काम धंधे है नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है अलग से, किससे कहें जाके। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन अभियान पर बीएलके अस्पताल के सीनियर डॉक्टर संदीप नायर ने चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। कहाँ हम केसेस को बहुत कम ले आए थे और कहाँ एकदम से 4 लाख क्रॉस करने की बात आ रही है एक दिन पे। सो इतना नंबर के केसेस न्यू आएंगे तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स कर रही है गवर्नमेंट, मुझे लगता है और ज़्यादा करना चाहिए। और हम लोगों को भी अपनी तरफ से जितना भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, इनको और स्ट्रिक्टली इसका पालन करना चाहिए। वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट जैसे इन इंडिया को वो कहते हैं जी इस टाइम 3rd वेव का भी आने का पूरा जिसकी संभावना है। मैं यही कहूँगा, देखिए कोविड में बहुत सारी प्रेडिक्शन बड़ी अजीब सी हमारे पास आई हैं। जब भी हमने कहा है कोविड ने कुछ अजीब तरह से बिहेव किया है। जब हमने सोचा कि कम हो जाएगा वो बढ़ गया, जब हम सोचा बढ़ गया वो कम हो गया। सो जो भी हो, अगर ये चेतावनी दी है इसको ज़रूर ध्यान से सुने और हम इस 3rd वेव को ना आने दें, क्योंकि हम खुद ही इसके जिम्मेवार हैं जो ये वेव आ रही है, क्योंकि हम पालन नहीं कर रहे पूरी स्ट्रिक्ट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम मास्क कभी नीचे लगाएंगे या कभी ऊपर लगाएंगे और उसको नहाया नहीं लगाएंगे और भीड़ में जाएंगे और ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली वेव्स आती रहेंगी। सो टाइम है हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को सोचें और बिल्कुल भी ढील ना दें। वैसे तो अभी तक इसकी अगर डायग्नोसिस करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर ही रहती है। वो वायरल कल्चर हम नहीं कर रहे, तो कम से कम आरटीपीसीआर को ही हम मानते हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन पॉजिटिव है। बट उसका भी अपनी लिमिट है, 70% तक वो पॉजिटिव आ सकता है, 30% नेगेटिव आ सकता है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट तो और भी कम पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं, वो तो सिर्फ 30% में आते हैं। तो कई बार HRCT कराना पड़ता है अगर सिम्टम्स हो, तो उसमें देखने के लिए टिपिकल फीचर्स आते हैं। लेकिन HRCT सब में नहीं कराना है, माइल्ड केसेस में नहीं कराना है। इतने ज़्यादा अननेसेसरली रेडिएशन, सो इतनी ज़्यादा जो अपनी CT स्कैन कराने की जो एक भीड़ चल पड़ी है उसको ज़रा रुके। कोई लोग तो हर दूसरे तीसरे दिन बार बार कराते हैं CT स्कैन, जो ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशन जाना हार्मफुल हो सकती है। नाउ डिफरेंट CT स्कैन के डिफरेंट वो रेशियोज होती हैं, डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं। किसी का 15 एक्सरे के बराबर है तो किसी का 100 एक्सरे के बराबर है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिना बात पे इतनी जल्दी CT नहीं कराने हैं और RT-PCR करा के ज़रूर अपने आप को देखना है कि हमें इन्फेक्शन है कि नहीं। मगर अगर ये नेगेटिव भी आता है और हमारे सिम्टम्स टिपिकल हैं तो हमको उसके लिए अपने आप को आइसोलेट करके ट्रीटमेंट लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। पहले सख्त लहजे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से बंगाल हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा और अब उसने उसकी जांच के लिए एक टीम ही गठित कर दी है। इस पर टीएमसी नेता मदन मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बंगाल में कोई वायलेंस नहीं है, 10 करोड़ आदमी है, एक दो छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है और वो भी बीजेपी का इंटरनल झगड़ा है। वो तृणमूल का ऊपर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस बार अगर बीजेपी, तृणमूल नहीं जीतते थे, बीजेपी जीतते थे, अभी तो बंगाल में दंगा हो जाता था, कई हजार लोग मर जाते थे। अभी केंद्र का महिला कमीशन नहीं, अभी वैक्सीन भेजिए, वैक्सीन भेजिए। हॉस्पिटल में आदमी मर रहे हैं और बंगाल आप ही का एक स्टेट है,
कोलैटरल जो हम लोग का जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, झगड़ा मत, बहुत तो झगड़ा किया करेंगे कि जैसा बंगाल में वायलेंस बढ़े, ये अच्छा नहीं है। अभी होम मिनिस्टर के काम है, जो बोला था ना इस बार 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 200 की पार, इस पार, उसका शर्म आना चाहिए और उसको बोलना चाहिए वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज एंड वी अंडरटेक एश्योर द पीपल ऑफ बंगाल। मुंबई मेयर किशोर पेडनेकर ने कहा कि कोरोना को लेकर मौजूदा मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में कम है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में काफी कम है। हमने शहर में कोरोना की स्थिति की निगरानी के लिए एक वॉर रूम बनाया है। हम वॉर रूम के माध्यम से अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में लोगों को सूचित कर रहे हैं। तो बैठने का और वैक्सीन लेने वाला कक्ष, वेटिंग वाला कक्ष, वैक्सीन लेने के बाद होने वाला वेटिंग, ये तीनों कक्ष बड़े चाहिए और उनके उधर कार्डियक एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, ये सब हायर होना चाहिए और उनके काम करने वाले वॉलंटियर वो भी ज़्यादा होने चाहिए। ये सब सोसाइटी करती है तो उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण इस कदर आतंक मचा रहा है कि शहर शहर में हाहाकार मचा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां इस वायरस ने संक्रमण न फैलाया हो। तो वहीं कई राज्यों में इस जानलेवा वायरस से जोरदार तबाही के चलते कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हर दिन नए लोगों को संक्रमित होने और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पुडुचेरी में प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन सिविल अस्पताल में पहुंची हैं, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन को सख्त आदेश भी दिए हैं। वहीं अब बात करें पुडुचेरी में कोरोना संक्रमण की, तो पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे के दौरान 1000 से अधिक और 2000 के करीब नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस राज्य में एक दिन में 1819 नए लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। तो वहीं इस जानलेवा वायरस में 18 लोगों की जान निकली है। इसके अलावा इस वायरस को मात देकर 933 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने तीसरी लहर के बारे में चेतावनी जारी की है। सरकार के
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी ये तय नहीं किया कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें इस नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। और इस बीच दक्षिण भारत में कोरोना ने एक बार फिर तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। दक्षिण भारत के सिर्फ 4 राज्यों से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,37,579 नए केस सामने आए हैं, जबकि 656 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। इसके तहत 8 मई से 16 मई तक राज्य में पाबंदियां लागू रहेगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं डीन का कहना है कि 18 से 44 साल के लोग जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ हो और जिनका स्लॉट कंफर्म हो, उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। आज 500 लोगों को वैक्सीन देनी है। वैक्सीनेशन का सब बहुत जल्दी फिल हो जा रहा है, तो बहुत उस पर दिक्कत आ रही है। यू कैन ओनली फिल विद कोविन ऐप पे या कोविन से, तो इतना जल्दी फिल हो जा रहा है कि और कुछ सुविधाएं होंगी तो ज्यादा बेटर होता। बिकॉज एक दिन पहले का ही अपॉइंटमेंट हो सकता है और एडवांस का और अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उससे और दिक्कत आ रही है। क्योंकि एक दिन करने के लिए सबका नेट ठीक होना चाहिए या फिर कनेक्टिविटी और फिर ऐप प्रॉपर से चलना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। प्लस के लिए वॉक इन ही है, नो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है ना। आप कहाँ से आए? मैं इधर काम करता है, इसलिए आया कांदिवली से। वही दिक्कत आ रही है। आने के बाद समझ में आया कि नहीं, अभी पता नहीं कब आएंगे। रोज आएंगे तो ऐसे ही, रोज इतना दूर तो नहीं आ सकते हम लोग। कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, आज तो फर्स्ट टाइम, हमारा सेकेंड डोज अभी ड्यू हो गया, तो हम लोग सोचे कल तो था, इसलिए हम लोग आज आ गए। तो अभी पता नहीं कि आज नहीं है क्या? आज हाँ, तो अब यहाँ बोल रहे कि नहीं है और लिस्ट लगाए और वहाँ जाएंगे तो पता नहीं तो क्या क्या। और 44 जो प्री रजिस्टर्ड और जिनको स्लॉट कंफर्म्ड है उनको ही देना है, और जब अगला आदेश आएंगे तब आप 45 एंड अबव और 65 FLW शुरू करेंगे। मैं आपके ज़रिए लोगों को फिर से अपील करना चाह रहा हूं कि आप कृपया करके बीकेसी में अगर 9 बजे शुरू हो रहा है या इन्फॉर्मेशन आ रही है तो 9 बजे आइए। 5-5, 6-6 बजे से आके ओवर क्राउडिंग करके आपको, हमें और सारी संस्था को तकलीफ होने वाली है। कृपया करके रजिस्टर होके आइए। महानगर पालिका की ट्विटर हैंडल देखिए, वेबसाइट देखिए, उनकी दी हुई सूचना का पालन करिए। अगर आप पालन करोगे तो भीड़ उमड़ेगी नहीं, भीड़ उमड़ेगी नहीं तो खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां कोरोना कर्फ्यू को दरकिनार कर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों एवं सड़कों पर एकत्र हो रही भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता की कमी बनी हुई है। चिंता की बात तो यह है कि सड़कों पर नियम निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस भी कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं महामारी की दूसरी लहर की भयावहता ऐसी हो चुकी है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन की ओर से नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की घोषणा की गई। अब इसकी समय सीमा 10 मई की सुबह तक बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन बेअसर साबित हो रहा है। वाराणसी के प्रमुख चौराहों पर धड़ल्ले से लोग आ जा रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर जरा भी जागरूकता दिखाई नहीं दे रही। कुछ दिनों तक आमजन तो घरों में रहकर नियम निर्देशों का पालन करते दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ी, लोग इसका पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, हर समय तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो सकता है। जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आवश्यकता अनुसार, जैसे कि पिक पर है कोरोना, अभी महामारी कोरोना, तो कुछ समय के लिए जैसे अभी लगाया गया है, एक्सटेंड किया है मुख्यमंत्री जी ने। पहले उन्होंने किया था मंगलवार को, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अगले सोमवार तक कर दिया है। इससे कुछ कमी भी आ रही है। तो इसी बेस पर, क्योंकि दोनों पहलू देखना है, लोगों को अपना पेट भी भरना है, काम करेंगे तभी कुछ पैसा मिलेगा, पेट भरेंगे,
और उसके बाद जो है इस महामारी से भी बचना है। तो हमारे समझ से ट्रायल बेसिस ठीक चल रहा है और ऐसा रहेगा तो हमको उम्मीद है कि ज़रूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी और ये महामारी से हम लोग शीघ्र ही जो है छुटकारा पा पाएंगे। लॉकडाउन तो लगना चाहिए, कुछ दिनों के लगातार लगना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगना चाहिए, ताकि इसकी चेन टूट सके। बीच बीच में ब्रेक करके यदि लॉकडाउन करेंगे तो हमारे समझ से मतलब कि चेन ब्रेक नहीं होगी। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वो कोरोना से संक्रमित थे, आज उनका निधन हो गया है। उनके निधन से हर कोई दुखी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी दुख जताते हुए उन्हें याद किया। बहुत दुखद खबर है कि आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र थे, बल्कि एक बहुत पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड और किसानों के सवालों पर बहुत सतर्क रहने वाले नेता थे। उन्होंने संसद और संसद के बाहर बराबर किसानों के सवालों पर लड़ाइयां लड़ी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक खास तरह की, यूं तो पूरे प्रदेश में लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खास तरह की पहचान बनाई। उन्होंने उनसे जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बेटे के प्रति शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अजीत सिंह जी की आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की। खबर दोपहर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ऑक्सीजन गैस के लिए भारतीय किसान यूनियन ने सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के धरने को देखते हुए सीएमओ वहां से तत्काल ही निकल गई। निगम नोडल अधिकारी डॉक्टर एसके ने कहा कि जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन फिलहाल नहीं है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि जो बीमार हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनका ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। रोज वीडियो वायरल हो रही हैं, डॉक्टर तक उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन है, अभी डिप्टी सीएमओ ये भी ऑक्सीजन को कह रहे थे। पेशेंट यहाँ खड़े थे, अभी भी पर्चा लियो, ऑक्सीजन की कहीं कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। खाली इनके पैसे खाली पुलाव चल रहे हैं, पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। इसी को लेकर आज आपने धरना दिया? इसी वजह से हमने दिया और ज्ञापन दिया, चेतावनी दी है, वरना जिले वहीं यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मझोला थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी से एक लड़के ने नाबालिग लड़की की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का नाबालिग लड़की को लात घूंसों से पीट रहा है। फिलहाल लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लड़की के परिवार ने इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। कोरोना संकट के बीच जाने माने गायक सोनू निगम कोरोना से संक्रमित मरीजों की मदद के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। मुंबई में दौड़ते एम्बुलेंस में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक के लिए जरूरी ऑक्सीजन कंटेनर जुटाने से लेकर तमाम तरह की मदद करने तक सोनू निगम लगातार मदद करने में जुटे हुए हैं। इस बीच सोनू निगम ने मुंबई जुहू में लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदान भी किया। रक्तदान करने के बाद सोनू निगम ने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद 1 महीने तक रक्तदान करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि आगे चलकर बड़े पैमाने पर खून की कमी का संकट हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे वैक्सीन लगवाने से पहले ही रक्तदान करें, ताकि आगे चलकर अस्पतालों को रक्त की कमी से जूझना ना पड़े। यही वजह है कि मैं यहां रक्तदान कर लोगों को प्रेरित करने आया हूं। वैक्सीनेशन के बाद में 30 दिन तक आप ब्लड नहीं दे सकते। तो ये हम सबने मिलकर इस बात को सोचा कि एक समय में एक हाथ से काम बहुत अक्यूट क्राइसिस आने वाली है भारत में ब्लड बैंक में। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेट नहीं किया है अभी फिलहाल, वो आगे बढ़कर अगर अभी ब्लड अपना डोनेट कर दे तो आने वाले समय में ये स्थिति जो गंभीर हो सकती है वो कंट्रोल में आ जाएगी। हमेशा वहाँ पहुँच के जब मुसीबत आ जाती है तब उसका समाधान ढूंढने से अच्छा मुसीबत को समझ लें पहले कि क्या हो सकता है आगे चल के, उसके पहले ही समाधान ढूंढ लें। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज ये जो कर रहे हैं एक बहुत सारी दूसरे कर रहे हैं। और ऑक्सीजन कैनिस्टर जो है इसमें 12 लीटर का है और इसमें 270 स्प्रे 250 स्प्रे है इसमें। तो जो इंसान एम्बुलेंस में जा रहा है जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच तब तक उसको मुँह में स्प्रे देकर उसको जिंदा रख सकते हैं, उसकी हेल्थ एकदम डिटेरियोरेट नहीं होगी। इसीलिए हम सबने मिलकर ऑक्सीजन कैनिस्टर। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के असर से उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलना शुरू हो गया है। पंजाब और हरियाणा समेत कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान प्री मानसून गतिविधियां तेज हुई है। पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, अंबाला और करनाल में धूल भरी तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। तो वहीं दिल्ली में भी पालम और सफदरजंग में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम की इन्हीं गतिविधियों के साथ अगले 3 दिनों में और अधिक आंधी और धूल का तूफान भी आने की संभावना है। तो धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से अगले 3 दिनों में मौसम बदलने के भी आसार जताए जा रहे हैं, ये बात कही गई है। अगले 3 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मौसम बदलेगा, ये संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अजय आरोप ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटा जा रहा है, तीसरी लहर भी जब आएगी उससे भी निपट लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कार्य जारी है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पैंडेमिक आज तक जब भी आई है इस विश्व में, उसकी पहली लहर, दूसरी लहर और हमेशा तीसरी लहर होती है। और निश्चित तौर पे तीसरी लहर के लिए देश तैयार हो चुका रहेगा।
हमारा वैक्सीनेशन भी काफी अच्छा हो चुका होगा और दूसरी लहर में जो मुसीबत हमने झेली है उन सब मुसीबतों के लिए हम तैयार रहेंगे। इसलिए कोई व्यग्रता या कोई घबराहट का माहौल उसके लिए अभी से बनाने की जरूरत नहीं है। अभी पहले दूसरी लहर से हम अच्छे से निपट लें, तीसरी लहर जब आएगी तब उसको भी देखेंगे। वैक्सीन बिल्कुल असरदार होगी। आज दूसरी लहर में भी हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन पे बिल्कुल मामूली से लक्षण का असर हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। बहुत ज्यादातर लोगों को, इनफैक्ट 99% लोगों को जो वैक्सीनेटेड है दोनों शॉट। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस बेलगाम हो गया है। जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से अस्पतालों में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भारी कमी हो रही है, जिसे देखते हुए नोएडा स्टेडियम को अस्थायी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जो कि इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि यह अस्थायी अस्पताल बनने के बाद नोएडा वासियों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। इस अस्पताल में 8 घंटे के हिसाब से पैरामेडिकल स्टाफ का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। यहाँ कुल करीब 8 डॉक्टर और 16 नर्स की तैनाती की जाएगी। मरीजों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक सीनियर काउंसलर भी मौजूद रहेगा। कोरोना केवल शहरों में ही नहीं, अब गांवों में भी अपना कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना से बुधवार को एक ही दिन में 162 मौतें हुई है। एक दिन में मौतों का आंकड़ा 53 था, लेकिन 5 मई को मौतों की संख्या 215 पर पहुंच गई। इससे पहले 3 मई को 47 मौतें दर्ज की गई थी। इंदौर जिले के सांवेर विकासखंड में अब तक सर्वाधिक 167 मौतें दर्ज की गई है। वहीं महू विकासखंड में 21, इंदौर में 17 और दोपालपुर में 10 मौत दर्ज की गई हैं, जबकि जिले की 312 ग्राम पंचायतों में से अब तक 249 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3942 पर पहुंच गई है। फिलहाल 4 विकासखंडों में कोरोना के 3254 के सक्रिय हैं। देश में जैसे जैसे तेजी से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का क्रेज भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर लोगों को अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और टेस्ट कराने आए लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुरादाबाद में सिर्फ रेलवे स्टेशन पर कोविड की टेस्टिंग हो रही है, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। और जो लोग रेलवे स्टेशन पर टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, उनका यहाँ टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अन्य लोगों का आरोप यह भी है कि उन्हें टेस्टिंग के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। देर से लगभग लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में। आधा घंटा हो गया सर, 1 घंटा वेट करते। अभी नहीं आया कोई भी यहाँ पे। तो कितने इम्पोर्टेंट मांगना है, टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है, बाहर से प्रिकॉशनरी कराना है? सर टेस्टिंग सर इतनी इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी पूरे शहर में कहीं भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन पुलिस वाले से पूछ लो, जो चौराहे पे खड़े होते हैं, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टेस्टिंग एग्जैक्टली होगा रही है। सो ये बहुत एक सीरियस मैटर है, बिकॉज या तो फिर बंदा टेस्ट ना ही कराए, घर पे ऐसे बैठ जा रहा है भरोसे, या फिर इन्फेक्शन फैलाता रहे पूरे शहर में। कैसे आए हैं आप? सर टेस्टिंग कराने आए हैं, सुबह भी आए थे, अब भी आए हैं। कोई नंबर, ना तो नंबर आता है, ना कभी ये टेस्टिंग वगैरह नहीं होते। बड़े परेशान है, पूरा शहर घूम लिया। कहीं कितने बजे से बता रहे हैं आएंगे? हाँ जी, कितने बजे से आएंगे? मेरे को हो गया लगभग 1 घंटा। तो कितने बजे से बता रहे हैं आने के लिए? कह रहे हैं कि आने वाले हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बार बार यही हो रहा है। तो आपने कंप्लेंट नहीं की किसी से? किससे कंप्लेंट करें, कोई सुनने वाला है? इस टाइम तो कोई सुने ही नहीं। कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं टेस्टिंग? सर लगभग 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, एक बार भी टेस्टिंग नहीं हो पाई। सर वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लेट मिले थे और गाड़ी वहाँ से सुविधा नहीं थी यहाँ तक आने के लिए, ऑटो वगैरह चल नहीं रहे थे, तो इस वजह से लेट हो गए थे। अच्छा, तो कितने लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब क्या डायरेक्शन से आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? सर वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल लखनऊ आलमबाग की सब्जी मंडी में सब्जी लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौर में भी यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार हो गए। यहां ऐसी भीड़ कैसे उमड़ी और प्रशासन से चूक कहां पर हुई, इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सब्जी मंडी में अचानक सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे और तस्वीरों में साफ पता लगता है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसमें सब्जी विक्रेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में खरीदार भी शामिल हैं। अब इस भीड़ को देखकर यही कहा जा सकता है कि राजधानी में मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लोगों की ऐसी लापरवाही समस्या को और बढ़ाती नजर आ रही है। इसके साथ ही लखनऊ प्रशासन भी आंख में पट्टी बांधे हुए है। अब सवाल उठता है कि इस भीड़ की वजह से यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा।
वहीं बिहार के गया में भाई बहन ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहां कोरोना मरीज डॉक्टरों से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। इस पर डॉक्टर रितिका सिन्हा का कहना है कि इनका नाम rockthealth.app रखा गया है। वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा और हमारी टीम के 80 डॉक्टर शामिल हो चुके हैं। लगभग 1000 मरीजों को वो सलाह भी दे चुके हैं। वेबसाइट लॉन्च किया है अभिनीत कुमार एंड हमने rockthealth.app करके है ये वेबसाइट। आप किसी को भी कोविड की कोई भी जानकारी, कोई भी एडवाइस चाहिए तो हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स आप जब भी इस वेबसाइट पे फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर आपको कॉल करेंगे और आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी दवा की दिक्कत हो रही है, दवाई जानकारी जाननी है तो आपको मदद करेंगे उसके बारे में। ये कितने डॉक्टर आपके टीम में हैं? 80 डॉक्टरों ने अभी तक इनरोल कर दिया है हमारे टीम में और हर दिन हम लगभग 100-200 पेशेंट देख लेते हैं। ये कब से ये आप काम कर रही हैं और कहाँ से प्रेरणा मिली थी इस काम को करने के लिए? 27 के शाम को हमने ये शुरू किया था। उसी दिन सुबह हमें ये आया क्योंकि हमारे माता पिता भी डॉक्टर्स हैं तो उनको दिन में लगभग 100 कॉल ऐसे ही आ जाते हैं। कोई कुछ पूछने के लिए, दवा पूछने के लिए, कोविड के लिए, कोई गलत डायग्नोसिस हो गया हो कोविड के लिए। तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ लोग फॉर्म भरे। तो अपनी बहन के साथ मिलकर अभी रॉकेट हेल्थ पे काम कर रहा हूँ उसकी कोविड महामारी के कारण जो तकलीफ हो रही है लोगों को उनको ज़्यादा मदद कर सकें, वो हमारी कोशिश है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप इस नेक काम से जुड़े हैं? जैसे मेरी बहन ने बताया कि मेरे माता पिता डॉक्टर हैं तो वहाँ से तो प्रेरणा मिली ही। उसके अलावा हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी रोल प्ले कर सकती है मरीजों को अर्ली केयर देने में। खासकर कोविड में अगर आप नोटिस करिएगा कि बहुत ज़्यादा मरीजों को पता नहीं चल रहा, अर्ली सिम्टम्स, उनको अर्ली केयर नहीं मिल रहा। काफ़ी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड पड़ चुका है। तो हमें लगा कि वहाँ पे अगर हम ऑन कॉल इंटरनेट के ज़रिए केयर प्रोवाइड कर लेते हैं लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो कोविड संक्रमित। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर की जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गड़रिया ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर गड़रिया ने स्वास्थ्य आयुक्त को अपना इस्तीफा भेज दिया है। डॉक्टर पूर्णिमा गड़रिया ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है काम बिगड़ने पर कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगा देते हैं। कलेक्टर के रवैये से नाराज होकर डॉक्टर गड़रिया ने स्वास्थ्य आयुक्त को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वहीं गड़रिया के मुताबिक कुछ समय पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था कि नौकरी छोड़ दो या मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद पूर्णिमा गड़रिया ने इस्तीफा दे दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह की कार्यशैली से अफसरों में नाराजगी है। इससे पहले उन्होंने तत्कालीन CMHS प्रवीण जड़िया को भी भरी मीटिंग में फटकारा था। उस वक्त डॉक्टर जड़िया मीटिंग में रो पड़े थे और बीमारी का हवाला देकर अवकाश पर चले गए थे। उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा गड़रिया को CMHS का चार्ज भी सौंपा गया था। देखिए क्या है, काम सबको टीम भावना से करना चाहिए। पूर्णिमा गड़रिया अच्छी अफसर है, पहले उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। अभी रूरल फीवर क्लिनिक्स की जिम्मेदारी, रूरल RT की जिम्मेदारी उनके पास में है। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन कुछ इश्यूज को लेकर का था, जो हम लोग खुडेल में गए तो हम लोगों को नहीं मिला, वो उसको लेकर लोगों को तकलीफ थी वहाँ पर मेडिसिन किट को लेकर। उसके लिए मैंने नाराजगी व्यक्त की थी उनको। उससे व्यथित होकर के हर व्यक्ति अपने अलग तरह से रिएक्ट करता है। पूर्णिमा गड़रिया ने व्यक्तिगत रूप से रिएक्ट किया है, पर ऑफिशियली नाराज होने का अधिकार कलेक्टर को रहता है। अगर ये कहीं प्रशासनिक दायित्व में कोई काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं होता है, अल्टीमेटली आम जनता के लिए सबको काम करना है। तो आम जनता के लिए, चाहे मैं हूँ, मैं भी प्रशासनिक हैसियत से आम जनता के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे पूर्णिमा गड़रिया CMHS ऑफिस में पदस्थ हैं, वो भी आम जनता के लिए काम कर रही हैं। कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रहती है। जब भी कोई नाराजगी कलेक्टर की होती है, प्रशासकीय कोई कार्य में लापरवाही होती है तो होती है, जिसका अधिकार कलेक्टर को है। पर ऐसे कोई व्यक्तिगत नाराजगी मेरी उनसे नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम काम क्षमता से अधिक कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब हमें निकम्मा बता रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। काम अगर क्षमता से अधिक कर रहे होते तो कल वो चीज नहीं मिलती। पर ठीक है, ये तो दैनंदिनी हम लोग इंटरनल मैटर है ये। अगर कोई काम कहीं कमी आती है किसी अधिकारी कर्मचारी की तो उसको समझाया जाता है, जब नहीं। तो कोरोना के इस काल में समय पर इलाज नहीं मिलने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन लाशों को देख भी मेडिकल स्टोर संचालकों का दिल नहीं पसीज रहा है। यही कारण है कि ऑक्सीजन पर लगने वाला फ्लोमीटर, जिसकी कीमत बाजार में महज 600 रुपए है, उसे मेडिकल स्टोर संचालक मरीज के हालात के अनुसार 4000 से 7000 तक बेच रहे हैं। और यही हाल इन दिनों यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है।
कोरोना से पीड़ित मरीज दूर दूर से आकर यहां दाखिल हो रहे हैं और ऐसे में ऑक्सीजन की भले ही जिले में कोई कमी न हो, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर और उस पर लगने वाले ऑक्सीजन के फ्लो मीटर जमकर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन मीटर कितने का है? है नहीं? कहाँ से मिलने की संभावना? वैसे है कितने का है ऑक्सीजन मीटर? फिर भी में ट्राई कर लो, तो जहाँ से चीज मिले ले लो। कितने तक की मिल सकती है? कोई आइडिया? लोग अपने पैसे साथ मांगते हैं। कितने की दी? जिससे हम तो डील करते हैं। हाँ जी, 7500 रुपये ऑक्सीजन किट है अपने को? बदनामी बोल रहे हैं, क्यों लीजिए? कितने को मिलेगी? पता कर लो, दे देगा कोई ना कोई आपको। फिर भी ऑक्सीजन किट हाँ मिल जाएगा आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में वो हो जाएगा सर। कितने का है? लगभग 4000। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।